हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज अब फिनिक्स बे लीगल चैनल फिर से आया है सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताने के लिए, जो सिविल सूट से रिलेटेड है। तो ये जो केस के बारे में आज हम बताने वाले हैं, ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट को लेकर है, लेकिन इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट के बारे में बोला गया है। वो है डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये दो चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही साथ इसमें कंटेंट जो हम लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट, उसके बारे में बोला गया है। तो ये जो जजमेंट जो आज मैं बताऊंगी, ये तीन जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो केसेस होता है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में जहाँ पे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है लेकिन ओनरशिप की बात की जाती है, उस टाइप के केसेस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ में जब हम एविडेंस कराते हैं, वहाँ पर जो हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का जो कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब जो डॉक्यूमेंट में जो लिखा रहता है, उसके बारे में भी इस केस में बताया गया। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जो हम बहुत सारे टाइप के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि फिनिक्स बे लीगल एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव लेकर एक आया है अपना ऑल इन वन किट, खासकर लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स के लिए जो ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं सिविल, क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। बहुत ही डिटेल इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाया गया है। कोर्स है, आप अपने टाइम के हिसाब से उसको जब भी चाहे जाकर देख सकते हो। लाइफ टाइम उसमें आपको दिया गया है, उसका एक्सेस दिया जाता है। साथ ही साथ में उसके साथ फ्री दिया जा रहा है आपको 100+ टेम्पलेट, जो लीगल फॉर्मेट्स होते हैं वो दिया जा रहा है। 200 से ज़्यादा केस लॉस, जो सुप्रीम आपके जो लैंडमार्क जजमेंट है वो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, बहुत सारे लॉज का एक्ट को लेकर जो लैंडमार्क जजमेंट है उनका केस नोट्स भी दिया जाता है। साथ ही साथ में जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है और सर्टिफिकेट्स कोर्स के लिए और साथ साथ इंटर्नशिप दोनों के लिए दी जाती है। ये फिनिक्स बे लीगल ने प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। ये खासकर इसका रेट इस हिसाब से रखा गया कि सभी तरह के बच्चे, चाहे अगर वो गांव के भी बच्चे हो और बड़े शहरों पे नहीं हो, तो भी वो उसको अफोर्ड कर सके, उसको खरीद सके। इसलिए इसका प्राइस सिर्फ 590 रुपीज़ रखा गया है, 590 रुपये रखा गया है। अगर आपके जान पहचान में कोई बच्चे हैं और अपना स्किल को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं और अच्छे फर्म्स पे नौकरी वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं, इस केस के बारे में हम बात करते हैं। तो जो इसका केस का नाम है वो है बीना एंड अदर्स वर्सेस चरण दास एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 3190 ऑफ 2014, 2014 का केस है ये। सिविल अपील नंबर है, दोबारा मैं बोल देती हूँ, 3190। केस का नाम है बीना एंड अदर्स वर्सेस चरण दास एंड अदर्स। तो क्या इसके फैक्ट्स है? ये इस टाइप के केसेस में फैक्ट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप इसको लैंडलॉर्ड टेनेंट के केसेस में अगर आप इस केस लॉ को यूज़ करोगे तो ये फैक्ट्स जान लीजिएगा। होता क्या है इसमें कि बहुत पुराना टेनेंसी रहता है, मतलब बहुत पुराना किराएदार रहता है, और जो घर जो होता है वो बहुत ही पुराना हो जाता है, बहुत ही डायलेपिटेटेड स्टेट में आ जाता है, मतलब टूटने ही वाला होता है। तो जो मकान मालिक होता है वो किराएदार को बोलता है कि आप घर खाली करो क्योंकि मुझे घर को रिपेयर करना है। तो किराएदार जो होता है वो खाली नहीं करता है। तो इस बात को लेकर जो मकान मालिक जो होता है वो एविक्शन का सूट फाइल करता है कि किराएदार ने मेरे घर को पकड़ लिया, वो खाली नहीं कर रहा है। तो इस बीच में मकान वाले और किराएदार के बीच में कुछ सेटलमेंट होता है, जहाँ पे ये बात कही जाती है कि अगर आप इतना पैसा दे दोगे तो मैं जो एविक्शन का जो केस है वो विड्रॉ कर लूँगा। बात ये हुई थी, ठीक है, सेटलमेंट बात ये हुई थी। तो जैसे ही किराएदार वो पैसा दे देता है, उसके बावजूद भी मकान मालिक उसको खाली करा देता है। इस बात को लेकर किराएदार जो है वो केस फाइल कर देता है, ये बोलते हुए कि हम लोग दोनों के बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बलबूते पे अगर मैं ये पैसा उसको दे देता था तो वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरी हो जाती है। इस हिसाब से ये अभी मेरा प्रॉपर्टी है, ये मुझसे खाली नहीं कराया जा सकता है और मुझे मेरा प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिया जाए। तो इस पर दो तरह के केस मिक्सड अप हुए, इसलिए मैंने कहा कि ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, खाली मकान मालिक किराएदार के लिए नहीं, आप बाकी टाइप के जो सिविल सूट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं ये जजमेंट यूज़ हो जाती है। तो ये तो भाई इसके फैक्ट्स। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? लो ट्रायल कोर्ट से लेकर आया है और ट्रायल कोर्ट पे एक अलग जजमेंट दिया गया, जब उसका अपील फाइल किया हाई कोर्ट में उसको जजमेंट को अलग किया गया। फाइनलिटी जो आया इसमें ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर आई है। यहाँ पे बात
उस एग्रीमेंट के बेसिस में हो रही है जिसके बेसिस में ओनरशिप और पोसेशन मांगा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। सुप्रीम कोर्ट पर लिखा है, जो मैं रीड आउट करती हूँ। The settlement recorded in terms of the settlement of the parties and even the consent order does not in any way provide or confer the right of ownership upon the tenant, nor it could have been done in a proceeding for eviction of the tenant. यहाँ पे जब टेनेंसी का जो वाला जो केस चला था, जो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के ऊपर डाला था, वहाँ पे एक सेटलमेंट रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, इस सेटलमेंट रिकॉर्ड में स्टेटमेंट जो दिया गया था उसको जब पढ़ा जाता है इस में, तो बोला जाता है कि कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया है कि यहाँ पर जो ओनरशिप है, ज़मीन का जो ओनरशिप है वो टेनेंट को दिया जा रहा है, और ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है एक लैंडलॉर्ड टेनेंटशिप के केस में। साथ ही साथ में no document, much less a registered instrument, was executed between the parties transferring the title of the suit premises. In his absence, obviously no transfer of title can pass from one party to another. साथ ही साथ में यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हुआ है, मतलब ना ही कोई रजिस्टर्ड सेल डीड हुई है, और बिना कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो अगर हम एक मुद्दे की बात करें, अगर एक लीगल पॉइंट की बात करें, तो ये जो पैराग्राफ है जहाँ पे बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो डॉक्यूमेंट मच लेस ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट was executed between the parties transferring the title of the suit premises. In his absence, obviously no transfer of title can pass from one party to another. ये चीज़ हम अपने जो केसेस जो होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होती है तो हम उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का नहीं हो सकता है। In such a proceeding, the only option available to the rent controller was either to order eviction or to dismiss the application for eviction as has been done by him. तो यहाँ पे रेंट कंट्रोलर के पास में डाला गया था इस केस को एविक्शन का। तो यहाँ पे बस एक ही चारा रहता है कि आप खाली कराओ उसको, है ना, सेटलमेंट के हिसाब से जो भी था उसके हिसाब से आप उसको खाली कराओ या फिर एप्लीकेशन को आप डिसमिस करो। यहाँ पे साथ में जजमेंट ये भी बोला गया है कि इन एसेंस द कोर्ट ऑब्जर्व दैट बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द सेटलमेंट रिकॉर्डेड बिटवीन द पार्टीज वैलिडेट्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द टेनेंट्स फेवर एंड द अमाउंट डिपॉजिट बाय द टेनेंट कुड नॉट बी टर्म्ड एज अ पेमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो साथ में कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज कोर्ट पे एक सेटलमेंट हो गया है, वो सेटलमेंट आप कहीं से इसको जो रिकॉर्ड हुआ है कोर्ट पे उसको आप ये नहीं समझ सकते, मतलब टेनेंट को बोला कि आप ये नहीं समझ सकते हो कि ये आपको प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी जस्ट बिकॉज आपने एक अमाउंट डाल दिया है। जो बोला गया था ना, अगर आप अमाउंट जमा करोगे तो आपके ऊपर से हम एविक्शन सूट हटा देंगे, तो जस्ट बिकॉज आपने वो अमाउंट डाल दिया गया है तो आप ये मत समझिए कि वो पूरा प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं जजमेंट को हमें ये समझ में आता है कि कोर्ट में क्या बोला गया और एक्चुअल में पार्टीज के साथ में क्या हुआ, ये दो अलग चीज़ हो गई होगी। कहीं ना कहीं जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है टेनेंट के साथ में। क्या पता लैंडलॉर्ड ने उसे बोला होगा कि भैया तुम्हें पैसा दे दो तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारा कर, कुछ तो मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ था, नहीं तो टेनेंट को इतना बड़ा ये कैसे होगा बिना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट का, बिना कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का। उसको बस ये लगा कि कोर्ट पे अगर वो एक सेटलमेंट हो रही है बातों में कि ये जमा कर दिया है और इस वजह से उसको खाली कराया जाएगा, मैं केस विड्रॉ कर लूँगा। कहाँ से उसको ये समझ में आया कि जस्ट बिकॉज वो पैसा जमा करता है तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाती है। तो फाइनलिटी कोर्ट ने यही बोला इसमें कि इन एसेंस द कोर्ट ऑब्जर्व दैट बाय नो स्ट्रेच इमेजिनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द सेटलमेंट रिकॉर्डेड बिटवीन द पार्टीज वैलिडेट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द टेनेंट्स फेवर। देयरफॉर ऑन द प्लेन रीडिंग ऑफ द अबव स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी सेड बाय एनी स्ट्रेच ऑफ दैट देयर वाज एनी सेटलमेंट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द अबव सेल एंड कंसिडरेशन। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट देयर इज नो डॉक्यूमेंट विटनेसिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन पर्सपेक्टिव ऑफ द अबव सेटलमेंट और द कंसेंट ऑर्डर। तो क्या चीज़ हम इस जजमेंट में सीखते हैं? सबसे पहला चीज़ हम ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, रजिस्टर्ड सेल डीड या रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा, मतलब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ में आप जो डॉक्यूमेंट है आपका, उस डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट्स हम बोलते हैं वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, कहीं भी तरह का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन का स्कोप नहीं होना चाहिए। तभी जाकर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या ओनरशिप की ट्रांसफ़र की क्लैरिटी हो सकती है, तभी जाकर आप उस डॉक्यूमेंट को अपने फेवर में कोर्ट में आप यूज़ कर सकते हो। इस केस पे ना कोई डॉक्यूमेंट था, हाँ एक सेटलमेंट
कुछ तो पेपर तो था ही होगा, बिना सेटलमेंट पेपर का होता नहीं है। सेटलमेंट था, कोर्ट में आकर उसने क्या बोला, उससे पहले क्या समझाया गया, क्या कोई लिखा पढ़ित हुआ था या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें इस बात से समझ में आती। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो इस केस में हुई थी इस टेनेंट को, जो आगे जाके उसके फेवर में काम नहीं करी, उसको समझ को ठीक कराया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। तो आई होप यू बस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।